A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 के बारे में। इस चैप्टर का टाइटल है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी बेसिक वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई ईमेल आईडी और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। तो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है अर्थ दिखाई दे रही है और मून के डिफरेंट फेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये सोचिए कि जब आप रात को स्काई को देखते हैं, जब आप रात को आसमान में देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, आपको चांद दिखाई देता है, आपको बहुत सारे अलग प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। आपको नहीं पता चलता होगा कि ये प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाई ज़रूर देता होगा अगर आपने ऑब्जर्व किया है। तो कुछ जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कुछ तारे जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो ट्विंकल नहीं करते। तो वो क्या होते हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ तारे टिमटिमाते हैं? क्या सभी तारे टिमटिमाते हैं? या फिर जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिख रहे उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है? चांद जो है हमें डिफरेंट शेप में क्यों दिखाई देता है? कभी हमें चांद फुल दिखाई देता है, कोई ऐसी रात आती है अमावस की रात जिसको कहते हैं, जिसमें हमें चांद नहीं दिखाई देता। तो इन सब जो फिनोमिनाज हैं इनके क्या कारण है, हम ये सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी अब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने देखा कि कुछ तारे टिमटिमाते हैं और कुछ तारे टिमटिमाते नहीं हैं। जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो एक्चुअली रियल स्टार्स हैं। जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, मतलब वो चमकते हुए तारे जैसी चीज़ें जो टिमटिमा नहीं रहे, ट्विंकल नहीं कर रहे, वो क्या होते हैं? वो प्लैनेट्स होते हैं। क्यों वो ट्विंकल नहीं कर रहे? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, दे आर जस्ट एमिटिंग लाइट, वो उनकी खुद की रोशनी है। लेकिन प्लैनेट्स के केस में क्या है? उनकी खुद की रोशनी नहीं होती। प्लैनेट्स हमें सिर्फ इसलिए दिखाई देते हैं कि किसी भी और तारे की जो रोशनी है उनके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से वो चमकते हुए हमें दिखते हैं। एक्चुअल में उनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका स्टार कौन है? उसका स्टार है सन, सूरज। और हम सब कौन है? पृथ्वी, बृहस्पति, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? ये सब उसके प्लैनेट्स हैं। और हम सब जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा स्टार सन है, हम सब उसके प्लैनेट्स हैं, और हमारे भी सैटेलाइट्स हैं और फर्दर जो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि अर्थ के केस में मून हमारा सैटेलाइट है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, लेकिन ठीक है क्योंकि हम क्लास बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो मून है वो क्या है? मून जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई में। अब आप सोचेंगे कि भाई बाकी के सारे तो तारे हैं, आप बता रहे हो, मून जो है प्लैनेट है, फिर भी ये इतना ब्राइट क्यों है? ये इसलिए इतना ब्राइट दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे पास है, सबसे ज़्यादा करीब है। आप देखिए कोई भी बल्ब चाहे वो कम जलता हो, लेकिन आपको पास में से दिखाई देगा तो वही आपको ब्राइट लगेगा। चाहे कितनी भी ज़्यादा तेज़ लाइट आपको दूर से दिखाई देगी तो वो आपको नज़र थोड़ी धुंधली आएगी। तो ब्राइटेस्ट इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है वो कम है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट जो है हमें मून दिखाई देता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, ये सब क्या होते हैं? ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब अंतरिक्ष के सेलेस्टियल बॉडी, मतलब अंतरिक्ष के बॉडीज ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये सारे के सारे हमें अंतरिक्ष में दिखाई देंगे, हमारे यूनिवर्स के जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो स्टडी होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और जो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं, जो उसके मैकेनिज्म्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया में क्या होता था? हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मेथडोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन करते थे स्काई की, वो आसमान को देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे सोचिए आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं होते थे, आपके पास जीपीएस नहीं होता था,
तो उस टाइम पे क्या होता था, वो तारों को देखते थे, वो चांद को, तारों को रात भर देखते थे और उनकी पोजीशनिंग को चेंज होते हुए देखते थे। फिर उन्होंने कुछ अलग से मार्क किया कि भाई ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इसका नाम उन्होंने कुछ रख दिया, अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स के अलग अलग नाम रख दिए। उसको वो देख देख के वो अपनी अपनी लंबी लंबी जर्नीज़ को भी परफॉर्म किया करते थे। तो जो उनकी नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी, क्योंकि वो मतलब पूरी की पूरी डेडिकेटेडली उसके बारे में स्टडी किया करते थे। तो उनकी बहुत ज़्यादा एडवांस होती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स नहीं है। बिना टेलीस्कोप के सिर्फ स्काई को ऑब्जर्व करके वो देखते थे, जो भी उनको अपनी आंखों से दिखाई देता है, उसके बाद वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ किया करते थे। तो जो थी वो उस टाइम की जो एस्ट्रोनॉमिकल जो नॉलेज है वो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थी। सन कैसे घूम रहा है अलग अलग पोजीशन में, स्टार्स, मून, ये सब जो है उनको स्टडी करके वो बताया करते थे कि भाई ठीक है, एक साल ऐसे बीतता है, सीज़न ऐसे चेंज होते हैं, ये स्टार्स की पोजीशन फिक्स रहती है इस तरफ से, अगर हमें जाना है तो नॉर्थ की तरफ कौन सा स्टार पॉइंट आउट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत अच्छे से होती थी। ठीक है, अब आप जब देखेंगे, अगर आप नाइट में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चांद को कॉन्टिन्यूसली, अगर आप बहुत सारी रातों तक चांद को ऑब्जर्व करते रहेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, 28-29 डेज तक जब आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे चांद को, तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक फुल मून आता है, एक फुल मून से लेके नेक्स्ट जो फुल मून आता है, अगर उसमें आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे और आप उसका एक स्केच बनाएंगे अपनी नोटबुक में कि भाई सबसे पहले चांद इतना बड़ा दिख रहा था, फिर चांद ऐसा दिखना शुरू हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, छोटा छोटा आपको दिखना शुरू हो जाता है चांद, और एक दिन क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसको, आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, तो फिर आपको क्या होगा, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, आपको एक चांद का पैटर्न दिखाई देगा जो वो हर मंथ फॉलो करता है। ओके, तो अगर आपने ये बनाया तो फिर आपने क्या क्या देखा कि उसकी शेप में जो है, चांद की शेप में हर रोज चेंज हो रहा है। कोई ऐसे डेज हैं जब शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्ट राउंड, कोई ऐसा आता है दिन, बिल्कुल आता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कोई ऐसा दिन आता है जब बिल्कुल ही चांद हमको नहीं दिखाई देता, बिल्कुल आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रात, मतलब हिंदी में तो हम उसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। टेक्निकली उसे क्या कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जो वो दिन होता है जिसमें कि पूरा का पूरा डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, पूरा गोल आपको दिखाई देता है, सबसे बड़ा गोल, एकदम बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल गोल दिखता है, उस दिन को हम कहते हैं फुल मून डे। मतलब हमारी वो पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन को हम बोलते हैं फुल मून डे। फिर क्या होता है, हर एक नाथ को वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, फिर एक दिन आएगा जिसमें कि वो क्या हो जाएगा, कोई मून नहीं दिखाई देगा। तो जिस दिन हमें कोई मून नहीं दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे न्यू मून डे, मतलब कि अमावस्या है वैसे, लेकिन उसको टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं, न्यू मून डे, कि इसके बाद जो है नया मून आएगा। जिस दिन नहीं दिखाई देगा उसके नेक्स्ट डे आपको छोटा सा दूसरा चांद छोटा सा दिखाई देगा, तो उसको हम बोलेंगे न्यू मून डे, क्योंकि अगले दिन बिल्कुल छोटा सा चांद अपीयर करता है। जिस दिन वो छोटा सा एकदम चांद दिखाई देता है, नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट मून। तो 3 टर्म्स हमने पढ़ ली, फुल मून, न्यू मून एंड क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून कौन सा है, जो नेक्स्ट डे छोटा सा सबसे क्रीसेंट दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड क्रीसेंट मून। और फुल मून कौन सा है, पूर्णिमा का दिन। न्यू मून कौन सा है, अमावस्या का दिन। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। 15th डे पे क्या होगा, वंस अगेन वी विल व्यू अ फुल मून, फुल मून आ जाएगा फिर से 15 दिन के बाद। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। तो जो ये चेंज करता है ना शेप, जो चांद जो है अपनी शेप को लगातार चेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। क्या बोलते हैं हम उसको, हम उसे बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। The various shapes of the bright part of the moon are seen during the month. इसको हम बोल रहे हैं फेजेस। एक बार पूरा गोल दिखाई दे रहा है, फिर हाफ, फिर ऐसा ऐसा छोटा होता जाएगा। सारे के सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सारे के सारे जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे मून के साथ अलाइन है, आप देखिएगा, ठीक है, फेजेस ऑफ मून के साथ अलाइन। जैसे कि दिवाली कब सेलिब्रेट होती है, जिस दिन न्यू मून होता है, पूर्णिमा के दिन। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक का बर्थडे, ये सब कौन से दिन हो रहे हैं, फुल मून के दिन, दिवाली। महाशिवरात्रि कब सेलिब्रेट हो रही है, 13th नाइट ऑफ द वेनिंग मून। ईद उल फितर कब हो रही है, ऑन द डे फॉलोइंग द साइक्लिंग ऑफ क्रीसेंट मून, जिस दिन क्रीसेंट मून दिखाई दे रहा है।
जो साइकिल है मून का जो पूरा का पूरा वो 28 डेज का है, फुल मून से लेके न्यू मून तक का पूरा 28 डेज में 29 डेज में ये अपना साइकिल जो है 29 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये फेजेस ऑफ मून होते कैसे हैं, कैसे क्या होता है टेक्निकली, कौन से रोशनी पड़ती है, कौन सी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि हमें चांद ऐसा दिखाई देता है। अभी हमने पढ़ा क्योंकि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं है, तो कैसे हो रहा है ये सब, हम इसके बारे में अब डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी कैसे आ रही है, कहाँ पे ब्लॉकेज होती है, किस वजह से अमावस आती है, किस वजह से फुल मून दिखाई देता है। फाइन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सो कीप योर 100% अटेंशन हेयर। देखो, जब हमें मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, हमें पता है किसकी लाइट से दिखता है हमें, सन या फिर किसी और स्टार्स जो होते हैं जब प्लैनेट्स पे पड़ते हैं तो उसकी लाइट से हमें दिखता है ना। तो जब हम मून को दिखता है तो वो किसकी वजह से दिख रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, इसके लिए हमारे को इसकी वजह से हमको ये दिख रहा है। कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम खुद एक प्लैनेट है, तो मून किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये हमको दिखाई दे रहा है। We therefore only see the part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. हमें वही पोर्शन दिखता है जो पोर्शन के ऊपर सन की लाइट पड़ रही है। ओके, अब ये कैसे हो रहा है, अब आप पहले तो इस डायग्राम में ही देख लो, ये कौन है, ये सन है। सन ने अपनी लाइट भेजी, अगर मान लीजिए ये हम है, हमारी पोजीशन देखो, अगर ये बॉल है तो आप खुद देख सकते हैं सन एक तरफ से आ रहा है तो बॉल के हाफ पार्ट पे ही तो लाइट पड़ेगी ना, तो जो हाफ पार्ट होगा इस पे तो डे है, जो पीछे वाला हाफ पार्ट है उसके ऊपर नाइट रहेगी। सिमिलरली जो सन है, सिमिलरली जो मून है, ये मून है, तो मून भी तो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना ऐसे। तो जो मून चक्कर लगा रहा है तो मान लीजिए इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे कितने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, आधे पे, तो आधे पे से रिफ्लेक्ट कर देगा। इस पोजीशन में आएगा तो भी आधे पे, आधे से थोड़े से ज़्यादा पे बढ़ जाएगी अब की बार। ठीक है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब आप देखते जाइएगा आगे आगे। अब ये देखिए डार्क साइड कैसे दिखाई देती है, देखिए ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। पार्ट ऑफ मून दैट नॉट ऑलवेज, अच्छा, इससे पहले हम समझ लेते हैं फेजेस ऑफ मून से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डार्क साइड होती है एक मून की हमें हमेशा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है काफ़ी ज़्यादा, इसमें बताया गया है कि मून जो होता है ना उसकी हमेशा एक ही साइड हम देख पाते हैं। आज तक हमने उसकी मून की दूसरी साइड को नहीं देखा है, अनलेस और अनटिल हम खुद मून के ऊपर जाएं और उसकी दूसरी साइड के ऊपर लैंड करें और फिर जाके उसको देख कर आएँ। बट अगर हम अर्थ के ऊपर बैठ के उसको मून को देखेंगे ना तो हमेशा हमने मून का एक ही तरफ देखा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मून का जो रोटेशन है और मून का जो रिवोल्यूशन है, दोनों अर्थ के चारों तरफ, देखो मून भी तो दो चीज़ें कर रहा है ना, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। तो जो मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन इस तरीके से सेट है, जो टाइम पीरियड है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो मान लीजिए वो ऐसे घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है ऐसे ये भी घूम रहा है। आप देख लीजिएगा, बॉल को घुमा के दोनों का सेम वो कर दो, इतने ही दिन में ये इधर घूमता है, ठीक है, ऐसे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ है ये, इतने ही देर में ये इस अपने पूरे एक्सिस पे रोटेट करता है। तो टेक्निकली ऐसा पोजीशन बनता है कि एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से जितनी देर में वो रोटेट कर रहा है उतनी देर में ही वो आगे जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें हर टाइम पे सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है मून की। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, अब जब ये रोटेट कर रहा है आप कहेंगे ऐसा रोटेट करके इधर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट कर रही है ना, हमारी अर्थ भी इधर से इधर रोटेट कर जाती है। तो जब तक नाइट होती है उस पोर्शन पे तब तक वो उसी पोजीशन में हमको दिखाई देता है। टेक्निकली फिजिक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बट जिसको नहीं अप्रिशिएट कर पा रहा वो समझ लीजिए कि रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम सेम है मून के केस में, तो इसलिए हमें हमेशा उसका एक ही साइड दिखाई दे रहा है। तो हमें हमेशा उसकी एक ही साइड दिखती रहती है, हमने उसकी डार्क साइड को कभी नहीं देखा जो पीछे वाली साइड है। ठीक है, तो अब हम पहले इस वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। तो अब इसमें आप देख लीजिए, हम फेजेस ऑफ मून की बात कर रहे थे, तो फेजेस ऑफ मून की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए ये सन है, सन ने जब अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो सन में, अब आप ये देखिए ये अर्थ है और ये पोजीशन देखिए, चारों तरफ जो है वो घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है मून। तो अब आप ये देखें, जब मून इस पोजीशन में आता है, ये कौन सा पोजीशन है, सन और ये मून और ये अर्थ,
तो सन जब इस पोजीशन में, मून जब इस पोजीशन में आया कि वो सन और अर्थ के एकदम बीच में आ जाता है, तो क्या हो रहा है उसके केस में, वो अपनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इधर लाइट पड़ रही है तो ये इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरफ तो लाइट पड़ ही नहीं रही मून के, तो इस तरफ वाला साइड जो है हमें मून का नज़र ही नहीं आएगा। तो ये हो गई क्या, कौन सी रात हो गई है, ये अमावस्या की रात हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यू मून डे। फिर से देखिए, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, जैसा कि ये पोजीशन है टिपिकल, तो सन की तरफ से लाइट आ रही है ना, तो सन की तरफ से इतने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, बट ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है जो अर्थ को दिख रहा है, हम अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं ना मून को, हम सन के ऊपर बैठ के नहीं देख रहे हैं, तो हम अर्थ के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, तो हमें ये वाली साइड कौन सी दिखाई दे रही है, हमें एकदम डार्क दिख रही है। क्योंकि हमें एकदम डार्क दिख रही है तो हमारे लिए क्या है, जो भी लोग यहाँ पे बैठ के देखेंगे उनके लिए क्या है, उनके लिए नो सन, मतलब अमावस्या की रात है। जब सन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सन की पोजीशन ऐसे हो जाएगी कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी, थोड़ी सी लाइट पड़ेगी, देखिए ऐसे पोजीशन में शिफ्ट हो गया तो इतने से पोर्शन पे, ये देखिए इतने से पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, इतने से पोर्शन पे सन के मून के लाइट पड़ रही है सन की, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें इस शेप का दिखाई देगा। फिर थोड़ा सा इधर होगा तो फिर क्या होगा, इधर पोजीशन में आ गया तो हाफ ऑफ द मून पे लाइट पड़ रही है, तो ऐसा दिखाई देगा आपको। फिर और जाएंगे तो कितने पे पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा पे पड़ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे इधर जाके पूरी लाइट पड़ रही है। देखिए, जो अर्थ का जो साइज़ है और जो सन का साइज़ है वो बहुत अलग अलग है। अर्थ को आप मान लीजिए एकदम छोटी सी बॉल है, अर्थ को एक आप राई का दाना मान लीजिए, और सन क्या है, सन बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में। तो आप ये मत सोचिए कि अर्थ ने इसको ब्लॉक करके रखा है, ये तो सन क्योंकि इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वो इधर से आ जाएगी उसकी लाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरे के पूरे सन के मून के ऊपर यहाँ पे देखिए लाइट पड़ रही है। इस पोजीशन में आप देखिए, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूरे इस वाले पोर्शन के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो जिसकी वजह से हमें पूरा गोल दिखाई दे रहा है। फिर इधर जाएंगे तो हम थोड़ा सा कट हो गया, इतने पे पड़ रही है, फिर इतने पे पड़ रही है। यहाँ पे क्या हुआ था, हाफ ऑफ द पोर्शन के ऊपर लाइट पड़ रही थी, लेकिन वो जो हाफ पोर्शन था वो टूवर्ड्स सन था, इस वाले पोर्शन पे तो लाइट ही नहीं पड़ रही थी, हमें इस पोजीशन में दिख रहा था। तो इस तरीके से क्योंकि सन की लाइट को वो मून रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से वो हमें दिखाई देता है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशन होते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो पोजीशन जिसके बीच में सन, मून और अर्थ इस पोजीशन में आएंगे तब, ऐसा नहीं मून अर्थ सन, मून अर्थ सन इस तरफ, तो क्या होगा, अर्थ अगर बीच में आएगी तो क्या हो रहा है, तो सन तो हमें, वो मून तो हमें पूरा दिखाई देगा, पूर्णिमा है ये। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने बात कर लिया फेजेस ऑफ सन के बारे में, हमने समझ भी लिया कि फेजेस ऑफ सन हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने डार्क साइड ऑफ द मून के बारे में भी बात कर लिया, क्यों हमें मून का डार्क साइड दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि मून जो है 28, चांद जो है 28 दिन में ही रफली घूम जाता है, 28 दिन में ही रफली वो पूरा क्रॉस कर लेता है, दोनों का रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम सेम हो जाता है इस वजह से। फिर हम बात करते हैं सरफेस ऑफ मून की, तो मून की चांद की सतह कैसी है, तो चांद की सतह हम इसलिए जान पाए हैं क्योंकि हमने जो है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने अपने जो स्पेस क्राफ्ट है उसको चांद के ऊपर भेज दिया, और चांद के ऊपर जब वो लैंड हुआ तो उन्होंने पिक्चर खींच के यहाँ पे हमें भेज दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो है सन की जो चांद है उसकी सरफेस कैसी है। तो चांद की जो सरफेस है बैरन है, डस्टी है, डिवॉइड ऑफ वाटर, क्या है वहाँ पे पानी भी नहीं है, बहुत डस्ट है, वहाँ पे बिल्कुल कोई वेजिटेशन नहीं लगी हुई, बैरन बंजर लैंड है, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई जीवन भी नहीं मिला हमें, पानी भी नहीं मिला हमें, और हमें धूल मिली, जो भी मतलब हमें इन द सेंस जो भी वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग जब गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे ये सब है। इट हैज़ मैनी लार्ज क्रेटर्स एंड हाई माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ और बहुत सारे घाटियाँ वहाँ पे हमें नज़र आए। जो मून है उसकी ग्रेविटी जो है 6 टाइम्स वीकर है देन अर्थ, अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उस ग्रेविटी का बाय 6 कर लो, वो मून पर है। तो अच्छा आप सोच के बताइए, अगर ग्रेविटी मून पर कम है तो क्या इफेक्ट आएंगे हमारे ऊपर, आप सोचिए, और फिर उसका कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा। तो ग्रेविटी अगर 6 टाइम हो जाती है, 1/6 हो जाती है, तो क्या इफेक्ट आएगा मून की, क्योंकि ग्रेविटी इतनी कम है तो इसकी वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है,
एटमॉस्फेयर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बैरन है और ग्रेविटी 1/6 है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो क्योंकि चांद पर मीडियम एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे हमको वी कैन नॉट हियर ऑन द सरफेस ऑफ मून, हमें आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती सरफेस ऑफ मून पर। इंटरेस्टिंग बात है ना, वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि 1/6 ग्रेविटी, अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो आवाज़ें भी नहीं सुनाई देंगी। तो आवाज़ें इसीलिए जो सेंसेस है ना हमारी सेंसेस जो है उनकी लिमिटेशन है। सेंस ऑर्गन का होना किसी सेंस को परसीव करने का गारंटी नहीं है। आपका सेंस ऑर्गन्स सही हो सकते हैं, आंखें सही हो सकती हैं, कान सही हो सकते हैं, नाक सही हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को परसीव कर पाएँ। वो फिर भी आपके बियॉन्ड परसेप्शन हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। ठीक है, फिर ये तो बात थी सन की। सन के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसके फेजेस कैसे आते हैं, उस पर ग्रेविटी कितनी है, वो जो है सन के बारे में नहीं, आई एम सॉरी, मून के बारे में हमने पढ़ लिया कि चांद के बारे में कि चांद के फेजेस कैसे होते हैं, चांद की कितनी ग्रेविटी है, हमें उसका एक ही पोर्शन क्यों दिखाई देता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। तो अब हम नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी की बात करेंगे विच इज़ स्टार्स। तो तारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्स क्या हैं, ये भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये भी हमारे अंतरिक्ष के बॉडीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, इनकी खुद की लाइट है और खुद की हीट है। क्योंकि जैसे सन है, सन की खुद की लाइट क्यों है सन के अंदर खुद की लाइट, हाइड्रोजन से हीलियम फॉर्मेशन हो रही है सन के अंदर। सिमिलरली स्टार्स के अंदर अपनी अपनी खुद की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं लगातार, तो उसकी वजह से उनकी खुद की लाइट होती है और उनकी खुद की हीट होती है, उन्हीं को स्टार कहा जाता है। तो जो सन है वो भी एक स्टार है। स्टार जो है हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे स्काई में, लेकिन हमें सिर्फ रात को दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, रात को इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे इतना बड़ा स्टार सन, जिसके हम पार्ट हैं, अर्थ से हम देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर सन की इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है कि सन के सिवा, उस लाइट में सूरज के सिवा हमें कुछ और नहीं नज़र आएगा। वो चीज़ें हैं लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे आंखों की अगेन लिमिटेशन है। चीज़ें प्रेजेंट है, वही सारी चीज़ें जो हम रात को देख पाते थे वो दिन में भी प्रेजेंट है, हर टाइम प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखाई कब देती हैं, हमें सिर्फ दिखाई देती है रात को, जब हमारी आंखों के सामने से सन की रोशनी चली जाती है। तो जो कम लाइट वाली चीज़ें हैं जो दूर हैं हमसे, वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि आपके सेंस ऑर्गन्स में आपको जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वही सच है, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो दिन के टाइम पे हम क्या हो रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहे तारे, क्योंकि सन हमारा डोमिनेट कर रहा है उस टाइम पे। जो स्टार्स हैं दे अपीयर एज पॉइंट्स। छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, स्टार्स बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन से भी बहुत ज़्यादा टाइम्स बड़े हैं, लेकिन हमें क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि एज देयर लाइट्स गेट रिफ्रैक्टेड इन अवर एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन क्या होता था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पहुंचती है लाइट तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाती है ना। तो इसलिए रिफ्रैक्शन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो झपकते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो हमें झपकते हुए दिखते रहते हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए। और दूसरी बात, छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे कई मिलियंस ईयर्स दूर हैं, किलोमीटर्स दूर हैं। पोजीशन जो होती है स्टार्स की वो चेंज होती रहती है जब हम अर्थ से देखते हैं। सिर्फ एक स्टार की पोजीशन फिक्स रहती है, वो कौन सा है, पोल स्टार। तो पोल स्टार को हम डायरेक्शंस देखने के काम में लेते हैं। बाकी सभी स्टार्स की पोजीशन जो होती है सीजन चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती है। स्टार्स की पोजीशन उतनी चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि जितनी हम खुद की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, खुद मतलब अर्थ अपनी पोजीशन खुद चेंज कर रही है, वो खुद रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, इसलिए हमें स्टार्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई देते हैं अर्थ से देखते हैं जब हम। तो एक्चुअल में हम स्टार्स उतना नहीं बदल रहे होते, स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्स फिक्स है, स्टार्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं मूव कर रहे हैं जितनी तेज़ी से हम लोग मूव करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग दिखते हैं। सिर्फ एक ही स्टार हमें फिक्स दिखाई देता है, वो होता है पोल स्टार। जो स्टार्स हैं वो किस डायरेक्शन में हमें दिखते हैं, अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट हमें घूमते हुए दिखते हैं स्टार्स की पोजीशन। क्यों, क्योंकि हम कहाँ से घूम रहे हैं, हम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। अर्थ खुद गोल गोल वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जो स्टार राइज करता है इन ईस्ट इन द इवनिंग, सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। वाई डू स्टार्स अपीयर टू फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैंने आपको खुद ही दे दिया। तो हम क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं तो स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट, रिलेटिव मोशन, ठीक है,
तो लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में जितनी जो स्पीड है से जो लाइट चलेगी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं और एक लाइट ईयर का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। जो सन है वो 8 लाइट मिनट्स अवे है हमारी अर्थ से। ठीक है, 8.5 कुछ मिनट्स अवे है, मतलब जितने मिनट्स में लाइट ट्रैवल करती है, तो सन की जो लाइट है हमारे से 8.5 मिनट दूर है सन। तो जो डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे। जो अल्फा सेंचुरी है, मतलब एक और जो गैलेक्सी है, वो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, लाइट ईयर एक लाइट ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस होता है वो आप इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। ये तो हमने बात कर लिया डिस्टेंस की, लाइट जितनी देर में ट्रेवल करती है उसकी। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। नेक्स्ट, कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक डिफरेंट पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप में स्काई में दिखाई देते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्यों कहते हैं? हमने उनको पहचान लिया कि भाई ये 10 ग्रुप है स्टार्स का, 10 स्टार्स का ग्रुप है, ये 5 स्टार का ग्रुप है, ये हमेशा हमें उसी फिक्स पोजीशन में दिखाई देता, तो हमने अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए हमने उसको मार्क करके कॉन्स्टिलेशन का नाम दे दिया। एग्जाम्पल क्या है? अर्सा मेजर जिसको कहते हैं हम ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार मैंने आपको बताया था कि पोल स्टार की पोजीशन क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, तो पोल स्टार क्या बोलते हैं? पोलैरिस भी बोलते हैं, जो स्टार है जिसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। ऑल अदर स्टार्स क्या है? वो मूव अराउंड द पोल स्टार। तो अब आप ये देखेंगे, जो ये वाली कॉन्स्टिलेशन है ना, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट स्टार, ये हमेशा पोल स्टार को पॉइंट करता रहता है। ये कॉन्स्टिलेशन जैसे जैसे सीजन चेंज होते रहते थे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो ये फर्स्ट स्टार है ना, ये हमेशा किसको पॉइंट कर रहा है? ये पोल स्टार को पॉइंट कर रहा है। ये कौन सी कॉन्स्टिलेशन है? ये अर्सा मेजर है। ये वाली जो आप देखते थे ना, अर्सा मेजर जिसको हम बोलते हैं, बचपन में हम इसको स्पून के नाम से जानते थे। ये स्पून जैसा बन जाता है, तो हम देखा करते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो जब मैं छोटी थी तो मैं देखा करती थी रात को स्काई में, माई डैड यूज टू शो मी, तो वो मुझे दिखाया करते थे कि इसका जो फर्स्ट स्टार है, यहाँ पे आप देखिएगा पोल स्टार आपको दिखाई देगा फिक्स हुआ हुआ। तो इसको मैं हमेशा ऑब्जर्व करती थी, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती थी अलग अलग सीजन्स में। तो ये आप सबने देखी होगी। फिर ये कुछ कॉन्स्टिलेशन के मतलब डायग्रामेटिकली भी दिखाई गई, उनके नाम। ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन है जैसे ये, तो ये ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन क्या है? ऐसे ही बनी होती है ये। इसका जो शेप इसके चारों तरफ आप ड्रॉ करोगे तो ग्रेट बियर बन जाता है। फिर ये ओरियन है, ये एक वॉरियर के जैसा शेप है। ठीक है, लियो मेजर, अलग अलग कॉन्स्टिलेशन के इसके अंदर दिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं पोल स्टार जो है नॉट विजिबल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। ये एक फैक्ट है, पोल स्टार जो कि आपको फिक्स पोजीशन में दिखाई देता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम का मतलब होता है मोर देन 50%, मतलब शिफ्ट हो गई एवरेज उस तरफ। तो जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो है पोल स्टार फिक्स दिखाई देता है, सदर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार दिखाई नहीं देता। ठीक है, सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन में कौन से? अर्सा मेजर में ऑल्सो इज नॉट विजिबल फ्रॉम द पॉइंट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्सा मेजर भी बहुत सारे सदर्न हेमिस्फीयर की जगह से नहीं दिखती है, और पोल स्टार तो दिखता ही नहीं है सदर्न हेमिस्फीयर से, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्टार्स के बारे में था। फिर स्टार्स और चांद और तारों के सिवा भी आसमान में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में भी क्विकली पढ़ लेते हैं और क्या क्या होता है। तो और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं चांद और तारों के सिवा, वो क्या क्या होती हैं? नेचुरली अक्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं कॉस्मोस में, उनको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, तो हम जानते हैं। और क्या क्या होता है? स्टार्स तो होते हैं, हमने देख लिया। प्लैनेट्स होते हैं, और सैटेलाइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेओर्स और मेटेओराइट्स होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं। गैलेक्सी क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप जो होता है उसे गैलेक्सी बोला जाता है। जैसे हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम मिल्की वे का पार्ट है। उसमें से मिल्की वे से हम सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम में से हम प्लैनेट अर्थ का पार्ट है। प्लैनेट अर्थ में 7 क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से हम एशिया का पार्ट है। एशिया में से हम देश भारत का पार्ट है, और भारत देश में आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए हो उस स्टेट का पार्ट है, और उस स्टेट के जिस किसी सिटी में या गांव में बैठे हुए तो उसका पार्ट हुआ। ठीक है,
तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। तो और भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं हमारे चारों तरफ, तो हम इनके बारे में जल्दी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम है सन और उसके सारे प्लैनेट्स और उसकी और सेलेस्टियल बॉडीज़। हमारा सन और हम उसके प्लैनेट्स और हमारे चारों तरफ क्या हैं? उसके सैटेलाइट्स जो हम साथ में घूमते हैं, उन सबको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? ये देखिए, ये है सोलर सिस्टम। ये हमारा सन है और ये कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर ये देखो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये किस किस के बीच में पड़ी हुई है? किस किस के बीच में? ये कौन है? ये है मार्स और ये कौन है? ये है जुपिटर। तो इनके बीच में जो ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट है। सिमिलरली जो जो प्लैनेट्स हैं उनके कोई ना कोई सैटेलाइट्स होंगे जो उनके चारों तरफ घूम रहे होंगे, जैसे हमारी अर्थ के केस में हमारा चांद है, ठीक है। तो जो ये प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम जो है हमारे सन के तरफ फिक्स पाथ में घूम रहे हैं। प्लैनेट्स नियर टू द सन रिवॉल्व फास्टर एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स अवे फ्रॉम द सन। ये आप देख लीजिए, जो प्लैनेट सन के ज़्यादा पास है वो ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हैं एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स विच आर अवे फ्रॉम सन, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सन की। तो सन क्या है? सन जो है नियरेस्ट टू द अर्थ, जो स्टार जो नियरेस्ट टू द अर्थ। मान लीजिए सन के सिवा क्या कोई और स्टार भी अर्थ के नियर हो सकता था? सोच के बताइए, सोचिए ज़रा इस बारे में। क्या सन के सिवा कोई और स्टार हमारी अर्थ के क्लोज हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई और स्टार हमारी अर्थ के क्लोज होता सन से ज़्यादा तो हम उसके प्लैनेट होते, सन के प्लैनेट नहीं होते। सबसे क्लोज जो हमारे स्टार है वो सन है, इसीलिए हम उसके ग्रेविटेशनल पुल में हैं। उसने हमको पुल करके रखा है। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, ऐसे सन की ग्रेविटी की वजह से ही तो हम सारे प्लैनेट्स उसका पार्ट हैं। सन ने हमको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है अपनी ग्रेविटी की वजह से। फिर हम उसके प्लैनेट्स हैं। सिमिलरली मून हमारा सैटेलाइट है, तो हमने अर्थ ने अपनी ग्रेविटी से उस मून को भी जकड़ के रखा हुआ है, मतलब वो उसी के चारों तरफ घूमेगा। ऐसा नहीं है कि मून किसी दिन उठ के जाएगा और मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, नो, क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है, तो वो अर्थ का सैटेलाइट है। फाइन। तो ये क्या कर रहा है? सन कॉन्टिन्यूसली लाइट को एमिट कर रहा है और हीट को भी। तो ये हमारी अर्थ पे एकमात्र जरिया जो है हीट का और लाइट का, वो कौन है? वो सन है। सिर्फ हीट और लाइट का जरिया नहीं है, वो हर एनर्जी का जरिया है। हमारा अर्थ जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्यों है? अर्थ इज पॉसिबल, लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ एंड अर्थ इटसेल्फ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन। वो सन का पार्ट है वो। जब फॉर्मेशन हुई थी, जब आप पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी के क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब स्टार्ट हुआ था, जब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, जब बिग बैंग हुआ था तो उसका सन का और हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही सिस्टम का पार्ट है। अलग अलग सॉर्टिंग होती गई उनकी, ठीक है। तो वी आर पॉसिबल, द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन एंड सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। प्लैनेट अर्थ जो अपनी सारी की सारी एनर्जी डिराइव कर रहा है, कोई भी और एनर्जी नहीं है। आप कितना भी डिबेट कर लीजिए, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, एनी एनर्जी, एवरी एनर्जी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन। न्यूक्लियर एनर्जी भी, जो न्यूक्लियस जो एटम्स आए हैं वो कहाँ पे पॉसिबल हुए? अगर सन नहीं होता तो हम उसका पार्ट नहीं होते। फाइन। तो मेन सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं है, उनके पास नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? स्टार्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड स्टार्स इन अ path called orbit and time it takes to go around the sun once is known as the period of revolution। क्या कह रहा है ये? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्योंकि ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में, तो इनका एक फिक्स्ड पाथ है, और जो ये पाथ है जिसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं, ये क्या है? ये है इनका रिवोल्यूशन का पाथ, और जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जिस पाथ में सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसको बोला जाता है ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो ऑर्बिट वो है जिसमें कि वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो प्लैनेट है वो अपने एक्सिस के ऊपर भी स्पिन कर रहे हैं, जिसको रोटेशन बोलते हैं। आप इसको जान सकते हैं, जैसे आप सिक्का घुमाते हैं टेबल पे, आप एक कॉइन को, आपको एक कॉइन को रोटेट कर दिया आपने, तो उसके दो मोशन होंगे। एक तो वो ज़ोर ज़ोर से घूमेगा अपने एक्सिस पर, दूसरा वो अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहेगा। तो वो जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसको रोटेशन कहते हैं, और जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो उसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन।
तो प्लैनेट्स के केस में वो पोजीशन चेंज करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, और रोटेट कर रहे हैं खुद के एक्सिस पर। तो रोटेशन जैसे अर्थ के केस में क्या है 24 आवर्स, और अर्थ के केस में रिवॉल्यूशन कितना है 365 डेज रफली। ठीक है, फिर हमने ये तो पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया ऑर्बिट क्या है, वो फिक्स पाथ होता है जिसमें कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मरकरी, फिर हम डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में क्विकली पढ़ लेते हैं। मरकरी जो होता है, मरकरी क्या है, मरकरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो वो क्या है नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे जो नज़दीक है वो मरकरी है। फिर वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। तो ये रट लो आप। तो मरकरी सबसे नियरेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट। और ये क्या है, यूजुअली हिडन ड्यू टू सन्स ग्लेयर। हमें मरकरी दिखाई नहीं देता आसमान में, जब भी हम देखते हैं रात को तो हमें मरकरी क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सन के सबसे पास में इतनी तेज़ी से चमकता है, सन के ग्लेयर में वो छुपा रहता है सन की रोशनी की वजह से। बट कैन सी जस्ट बिफोर द सनराइज। कब दिखता है हमें मरकरी, सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। जैसे ही सनसेट हो जाता है और सनराइज जब होता है, जब मतलब सन की रोशनी बहुत कम होती है, उस टाइम पे आप देख सकते हो मरकरी को। वीनस फिर सेकंड प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट है ये, और ये क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के क्लोज है। सन के क्लोज है मरकरी, अर्थ के क्लोज है वीनस, और ये ब्राइटेस्ट है। ब्राइटेस्ट हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे सबसे पास है, तो इसलिए हमें ये सबसे ब्राइटेस्ट दिखाई देता है। आउट ऑफ लाइक चांद के बाद हमें सबसे ब्राइटेस्ट दिखाई देता है, सूरज के बाद भी। ठीक है, सन तो हमें सबसे ब्राइटेस्ट दिख ही रहा है। ऑल्दो नॉट अ स्टार, ये स्टार नहीं है, लेकिन इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग इवनिंग में ये हमें दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट के बाद हमें दिखाई देता है। अगर हम वीनस को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो वीनस भी मून की तरह इसके फेजेस हमें दिखाई देते हैं। अगर आप वीनस को ऑब्जर्व करोगे टेलीस्कोप लेके तो उसमें आपको ऐसे सारे के सारे फेजेस दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सन के ऊपर की जो लाइट पड़ रही है उसी से चमक रहा है। तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत पास है, इसीलिए हमें ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ओके, इनके बारे में फैक्ट्स आएंगे, ये मैंने वही वाले फैक्ट्स लिखे हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। फिर अर्थ आती है, अर्थ को आप जानते हैं ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ऐसी ऑप्टिमम कंडीशन अर्थ पे ही पॉसिबल हो पाई हैं कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे वाटर है, राइट डिस्टेंस है सन से। अर्थ जो है ब्लूइश ग्रीन कलर का प्लैनेट दिखाई देता है अगर आप इसको बाहर से देखते हैं। क्यों ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, इतना सारा 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दिस यू नो। तो ये जो 70% पानी है ना, ये अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट की लुक देता है, ब्लू कलर का प्लैनेट दिखाई देता है अर्थ। तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून। अर्थ का जो रोटेशन है एंड टिल्टेड विच कॉज द सीजनल वेरिएशन। अर्थ का एक्सिस पे टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ये वाला एंगल कितना है 23.5 डिग्री, दिस एंगल। ओके, तो इस टिल्ट की वजह से ही सीजन पॉसिबल हो पाते हैं। कैसे, ये हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे। फिर मंगलयान है मिशन। तो मंगलयान मिशन जो है ये इसरो का मिशन है, जिससे कि इंडिया ने लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान। इंडिया का फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन था मंगलयान, जो उसने कब भेजा था 5 नवंबर 2013 को। सक्सेसफुली इसने इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सितंबर 2014 में ये जो है सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में प्लेस हो गया था। तो इसके साथ इंडिया क्या बन गया था, पहली देश बन गया था जो कि उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे अपना सैटेलाइट प्लेस कर दिया था। तो मंगलयान ये मिशन था। फिर मंगल की बात कर लेते हैं। मार्स की ये 4th प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि रेड क्यों है, ये यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। देखो रेड कलर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से आ रहा है, तो रेड प्लैनेट इसको हम बोलते हैं, रेडिश अपीयरेंस है। मार्स के कितने सैटेलाइट हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जुपिटर। जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है आप जानते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट है, इतना बड़ा है कि इट कैन अकोमोडेट 1300 अर्थ, 1300 अर्थ समा जाएंगी, इतना बड़ा है जुपिटर। लेकिन ये अर्थ से कितना हैवी है, 318 टाइम हैवियर देन अर्थ, और इसके अंदर 1300 अर्थ समा जाएंगी। जुपिटर के कितने मून है, 67 मून्स। ये देखो हमारा एक ही है चांद, और जुपिटर के पास कितने हैं, 67। जुपिटर जो है रेड बिग स्पॉट है विच इज़ जाइगेंटिक स्टॉर्म
दैट हैज़ बीन स्विरलिंग फॉर मैनी ईयर्स विच इज़ ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ। जुपिटर के ऊपर हमें लाल रंग का एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या है? उसके ऊपर एक तूफान आया हुआ है, बहुत सालों से हमें दिख रहा है, वो तूफान आया हुआ है बहुत बड़ा सा, वो हमें दिखता रहता है वो रेड स्पॉट के फॉर्म में, ठीक है। अब पता है, अगर आप बात करते हो ना, हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, हम हमारे अर्थ के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर टाइम पीरियड देखोगे ना, तो यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ का टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, और उसमें से भी अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हो तो उनका टाइम पीरियड अभी कुछ भी नहीं है। हम होमोसेपियंस जो है, हम सिर्फ और सिर्फ 12,000 साल पुराने हैं अर्थ पर। आप ये सोचिए, तो अब ये जुपिटर पे हम इतने सालों से एक तूफान देख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम जुपिटर को देख पाते हैं तो हमें रेड स्पॉट दिखाई देता है, वो तूफान आ रहा है वहाँ पर, वो सालों साल चलता रहेगा, इतने सालों तक चलेगा कि हो सकता है हम ह्यूमन बींग्स आके एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे इस प्लैनेट से, वो इतने सालों तक चलता रहेगा। तो जब आप बात करते हैं, अगर आप प्लानिटरी फॉर्मेट, जब आप सेलेस्टियल बॉडी के कॉन्टैक्ट्स में बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वी आर ओनली वन काइंड ऑफ स्पीशी, वी आर ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लानट। तो हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें, मतलब नेचर एक अपनी पलक भी झपकेगा और हमारा ऑरिजिन और हमारा एंड भी हो जाता है, ठीक है। सोचिए इस बारे में कभी। फिर नेक्स्ट बात होती है एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको दिखाया था। सेलेस्टियल बॉडी थी किस किस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, हमने देखा था अभी। ये देखिए, ये थी एस्टेरॉइड्स, ये देखिए ये वाली एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, मतलब ब्रह्मांड की कुछ ऐसी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, ब्रह्मांड की ही वो पड़े हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इन दोनों के बीच में। ये दे रिवॉल्व अराउंड सन टू इन देयर ऑर्बिट, एस्टेरॉइड्स टुगेदर फॉर्म अ बेल्ट। अब ये एस्टेरॉइड्स है ना, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि इनके पास इतना कुछ वो मटीरियल, ग्रेविटी नहीं बन पाया था कि प्लैनेट बन पाते, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ही सन और इसके बीच में पड़े हुए हैं कहीं, क्योंकि ग्रेविटी की पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है वहाँ पर कि टुकड़ों टुकड़ों में ही पड़े हुए हैं और उसी ऑर्बिट में चक्कर काटे जा रहे हैं सन के चारों तरफ। और कहाँ पर है, मार्स के और जुपिटर के बीच में आई है एस्टेरॉइड्स प्लेस। फिर सैटर्न की बात करते हैं, शनि। सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था, जुपिटर। ये कॉन्टिन्यूसली 1000 ब्यूटीफुल रिंग्स बनी हुई है, इसके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई है। इसके लार्ज नंबर ऑफ मून्स हैं, इसके मून्स बहुत ज़्यादा हैं। सैटर्न जो है इसका लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट, इसका डेंसिटी बहुत कम है, बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट, उसके मून सबसे ज़्यादा हैं लेकिन इसका डेंसिटी कम है, वाटर से भी इसकी डेंसिटी कम है। फिर यूरेनस और नेपच्यून है, ये बाहर हैं। यूरेनस और नेपच्यून वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, जो इनका एक्सेस एज ए ह्यूज टिल्ट विच मेक्स इट लुक लाइक इट स्पिनिंग ऑन इट्स साइड, बिल्कुल टिल्टेड है। नेपच्यून जो है वो 8th फारदेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। रियली स्ट्रॉन्ग विंड्स है यहाँ पर, आर मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून पे हमें ऑब्जर्व किया है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं नेपच्यून के ऊपर, ठीक है। और प्लूटो जो है, क्योंकि उसका ऑर्बिट ठीक नहीं था, वो अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटता था, एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर नहीं काटता था, उसका साइज़ भी स्मॉल था, तो इसलिए उसको प्लूटो को तो निकाल के बाहर कर दिया कि भैया आप सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं हो अब। फिर कॉमेट्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। कॉमेट्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग इलेप्टिकल पाथ। कॉमेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। कॉमेट्स वो क्या है, यूजुअली किसके बने हुए हैं, आइस के, डस्ट के, गैसेस के, और उनके क्या है, लॉन्ग टेल होती है, और वो लॉन्ग टेल जो होती है वो हमेशा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सन दिखाई देगी। जैसे ही वो पास आते हैं क्लोज टू सन, ये हीट अप हो जाते हैं और एक गैस के फॉर्म में, ह्यूज ग्लो के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गैस, आइस इसका बने हुए घूम रहे हैं। तो जैसे ही सन के पास आते हैं तो जलना शुरू हो जाता है, तो हमें जलने की वजह से हमें टेल दिखाई देती है इनकी अवे फ्रॉम सन, ठीक है। फिर मेटेओर्स और मेटेरॉइड्स होते हैं। मेटेओर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर ब्रोकन एस्ट्रॉइड्स। जो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट की बात की थी ना, तो ये उसी के लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं जो हमारे अर्थ में कभी कभी तेज़ी से एंटर करते हैं। जो फ्रिक्शन होता है, जब हमारे अर्थ में कोई भी बाहर की बॉडी एंटर करती है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देता है उसको हमारा एटमॉस्फेयर, तो वो जो फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वजह से ये जल जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं इससे पहले कि हमारे अर्थ की सरफेस पर आए, उनको बोलते हैं मेटेओर्स। इसीलिए ये क्या करके दिखाई देते हैं, हमको ये चमकते हुए दिखाई देते हैं रात को। अगर मान लो कभी हमारे, जिसमें हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा गिर रहा है, तो वो हमें दिखाई देते हैं।
लेकिन कभी कभी मेटेओर्स जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद पूरी तरह से जल नहीं पाते और हमारे अर्थ पे गिरते हैं, तो ये हमारी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, उनको मेटेओराइट्स बोलते हैं। मतलब पास्ट में आप देखेंगे तो मेटेओराइट्स की गिरे भी हैं हमारे अर्थ पर। जब वो मेटेओराइट्स गिरते हैं तो उनकी जो मेटल्स जो उसके अंदर मिलते हैं ना, उसकी कॉम्पोजिशन एकदम अलग होती है, एकदम डिफरेंट तरीके के मेटल्स मिलते हैं जो हमारी अर्थ पर पाए भी नहीं जाते। इसमें दिखाया गया एक कॉमेट दिखाया गया है, इसमें एक ये कॉमेट है मान लीजिए, और ये इसका डस्ट मॉडल है, कोर है ये इसका। कॉमेट हमें दिखाई देता है, उसकी टेल अवे होती है। फिर ये तो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ थी। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के सिवा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने डेवलप कर लिए हैं, और उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना बना के छोड़ दिए हैं अर्थ के चारों तरफ। जीपीएस सिस्टम जो हमारा काम करता है, तरह तरह के सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके सिस्टम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, हम पढ़ेंगे उसको कभी अलग से, कि हमारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग सिस्टम बना लिए और उन्होंने अपने अपने 10, किसी ने 12, किसी ने सैटेलाइट्स छोड़ दिए हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, वो मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट लॉन्च फ्रॉम अर्थ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन द नेचुरल सैटेलाइट्स। वो चारों तरफ अर्थ के चक्कर काटते रहते हैं। इनसेट सैटेलाइट की सीरीज़ है, IRS, स्पुतनिक। इनका काम क्या होता है? रिमोट सेंसिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, ये बहुत तरीके के काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं, देखते हैं कि भाई फसल जो है हमारी ठीक से लगी हुई है, जंगल में आग लग गई है। नेविगेशन सिस्टम हमारा काम करता है। ये सारी चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू ही काम करती हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी की सारी टेक्नोलॉजी होती है, कैमराज होते हैं उसके अंदर, वो हमें देखकर बता देते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने चांद के अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि कैसे न्यू मून होता है, कैसे अमावस्या आती है, कैसे पूर्णिमा आती है। हमने अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।